दोस्तों, तो एपिसोड 5 की शुरुआत सियोंग नाम की लड़की से होती है, जो अपनी सहेलियों को अपनी पर्सनल आर्ट गैलरी दिखाने के लिए लाती है। इतने महंगे आर्ट्स को देखकर उसकी सहेलियां काफी एक्साइटेड होती हैं। तभी उनमें से एक पूछती है कि इन सब के बीच इसी आर्ट को कपड़े से क्यों ढका हुआ है। तो सियोंग बताती है क्योंकि ये खास है। कोरिया की राइजिंग आर्टिस्ट सियो का नाम सुना है? तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हाँ मैंने सुना है, न्यूज में देखा था, वो काफी फेमस आर्टिस्ट है। तो सियोंग ये सुनकर कहती है, जानती हो उसका आर्ट खरीदने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। तभी इतने में वो सहेली पूछती है कि ये कितने की है। तो सियोंग बताती है, पूरे 300 मिलियन वॉन की। अब ये सुनकर सभी सहेलियों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। साथ ही सभी लोग अब जानना चाहते थे कि आखिर 300 मिलियन वॉन की पेंटिंग दिखती कैसी होगी। तभी सियोंग कहती है, तो आपके सामने पेश है रियो की सबसे खास पेंटिंग फेस्टा। फिर जैसे ही वो कपड़ा हटाती है तो सब लोग पेंटिंग को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, पर ये जीना उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या सच में ये पेंटिंग 300 मिलियन वॉन की है? क्योंकि मेरे घर पर भी सेम ऐसी ही एक पेंटिंग है। अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करके उसके बेडरूम में लगी पेंटिंग को दिखाने को कहती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग सच में बिल्कुल उसी के जैसी थी। अब ये जीना बताती है कि उसने पेंटिंग लोकल मार्केट से केवल 1 लाख वॉन में खरीदी है। तभी सियोंग हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब वो नकली है। अब बाकी दोस्तों को भी यही लगता है कि फेस्टा की नकल बनाकर किसी ने लोकल मार्केट में बेचा होगा, जिसे ये जीना ने खरीदा होगा। लेकिन तभी ये जीना उस पेंटिंग पर लिखी डेट को देखकर पूछती है, ये 6 महीने पहले बनी है क्या? तो सियोंग हाँ में जवाब देती है। तभी ये जीना कहती है कि मैंने तो पेंटिंग 1 साल पहले ही खरीद ली थी, इसका मतलब नकली पेंटिंग मेरी नहीं तुम्हारे पास है। अब वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि सियोंग तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। याद है स्कूल में जब तुम एक दिन किसी ब्रांड के नकली शूज पहनकर आ गई थी और गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें टोका था, लेकिन फिर मैं तुम्हें दुकान पर ले गई और तुम्हारी पोल खुल गई थी। अब ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं, जबकि सियोंग गुस्सा होकर कहती है कि अगर तुम्हारी पेंटिंग नकली हुई तो क्या करोगी? तो ये जीना कहती है कि ऐसा होगा ही नहीं, पर अगर हुआ तो मैं अपनी गर्दन पर टैटू बनवा लूंगी कि मैं फर्जी हूँ। पर अगर तुम्हारी पेंटिंग नकली हुई तो तुम्हें अपनी गर्दन पर लिखवाना होगा कि मैं नकल की दीवानी हूँ। तो सियोंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो तो फिर साबित करते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इधर योना और यून चुपचाप बैठे होते हैं। यून काफी दुखी था और योना उसे बताती है कि वो वोंजू के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर यून पूछता है कि अचानक ये सब कैसे? तो वो बताती है कि जैसे ही उसकी उम्र 30 साल की हुई तो माँ बनने को लेकर उसकी सोच बदल गई, पर इसे तुम खुद से मत जोड़ना क्योंकि इसका तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। अब ये सुनकर यून हैरान होते हुए पूछता है कि पर मुझसे क्यों नहीं जोड़ूं? तो वो कहती है क्योंकि तब वो जवान थी और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। वो जानती है कि यून एक बहुत अच्छा पिता बनता और आज अगर ये दोनों साथ में होते तो ये बच्चा यून का होता, पर उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से यून को पिता बनने का मौका नहीं मिला। अब जाने से पहले वो बताती है कि जो परफ्यूम बनाकर वो यून को भेजती है उसकी स्मेल शायद बच्चे को पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल उसे काफी उल्टियां होती हैं, इसलिए उसने 6 महीने का परफ्यूम एक साथ भेज दिया है और जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो और बनाकर भेज देगी। ये सुनकर यून खड़ा होकर यहाँ से चला जाता है। इधर ली एंड सियो के मीटिंग रूम में हान उसी फेमस आर्टिस्ट रियो को बता रहा होता है कि मिस सियोंग ने आपकी ये पेंटिंग फेस्टा आपसे 300 मिलियन वॉन में ली थी, लेकिन किसी येजिना नाम की लड़की ने वैसी ही पेंटिंग फेस्टा के पेंट होने से पहले ही 1 लाख वॉन में खरीद ली थी। तो मिस सियोंग ने उस पेंटिंग को लेकर आपके ऊपर धोखाधड़ी और कॉपीराइट कानून को तोड़ने का केस किया है, पर उनका कहना है कि अगर आप उनकी खरीदी हुई फेस्टा को असली साबित कर दें और मिस येजिना वाली पेंटिंग को फर्जी साबित कर दें तो वो आपके ऊपर लगाए सारे दावे हटा लेगी। रियो कहता है, देखिए आज तक मेरी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मेरा आर्ट कॉपी करना क्या कम था जो उसे किसी लोकल मार्केट में बेच दिया, वो भी सिर्फ 1 लाख वॉन में। वो धोखेबाज चोर जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, तो चलो मिलकर उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। फिर ये हान भी हाँ में जवाब देता है। वहीं सियोल हॉस्पिटल में अपने काम पर होती है और तभी वो देखती है कि एक कपल जो बोल नहीं सकते वो किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास जाती है और साइन लैंग्वेज की मदद से वॉशरूम का रास्ता बताकर उनकी हेल्प करती है। उसकी कलीग हैरान होकर पूछती है, तुमने साइन लैंग्वेज कब सीखी? तो वो कहती है कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है।
जहाँ पर होमिन एक किताबों का ढेर लाकर सियोल के सामने रख देती है। सियोल कहती है कि अब तू क्या चाहती है, मैं इन किताबों को पढ़कर साइन लैंग्वेज सीखूं और फिर तुम्हें सिखाऊं। तो होमिन हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि तू तो जानती है ना, मुझे डिसलेक्सिया है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती। दरअसल होमिन अपनी जुड़वा बहन से खुद बात करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे बात करके उस पर लगा ये श्राप टूट जाए, मतलब कि डिसलेक्सिया की बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाए। तो पूरी बात जानने के बाद सियोल उसकी मदद के लिए मान जाती है। अब साइन लैंग्वेज सीख जाने के बाद जब होमिन अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। होमिन कहती है कि तूने मुझे सही तो सिखाया था ना, और सियोल हाँ में जवाब देती है। तभी उसकी जुड़वा बहन बोल पड़ती है कि वो लिप रीडिंग भी जानती है, और फिर वो बिल्कुल होमिन की तरह मुस्कुराती है, जिसे देखकर ये तीनों दंग रह जाती हैं। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है और होमिन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन होजू का डीएम आता है, जिसमें उसने कोई ली एंड सीओ का डॉक्यूमेंट भेजकर लिखा था कि मेरी एक फ्रेंड के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। मैंने उससे कहा कि मेरी छोटी बहन एक काबिल लॉयर है, तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। ये पढ़कर होमिन मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती है कि ठीक है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। और जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि केस करने वाला फेमस आर्टिस्ट रियो है, जिसका केस ली एंड सीओ वाले देख रहे हैं, और साथ ही उस नोटिस को भेजे हुए भी काफी टाइम हो गया था, इसलिए इसके बारे में वो अपनी बड़ी बहन को बताती है। तो होजू रिप्लाई करती है कि उसकी दोस्त काफी छोटी है, इसलिए उसने कंप्लेंट पर इतना ध्यान नहीं दिया और डेस्क पर ही छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने देखकर पढ़ लिया था। फिर होमिन चेक करके बताती है कि फैसले की तारीख आज दोपहर 2 बजे है। असल में तुम्हारी दोस्त ने शिकायत के 30 दिनों में जवाब नहीं दिया था, इसलिए कोर्ट ने फैसले की तारीख तय कर दी थी, और वो तारीख आज है। इसलिए अगर वो ये केस नहीं लड़ी तो कोर्ट को मजबूरन सामने वाले पक्ष में फैसला करना होगा, और ऐसा हुआ तो तुम्हारी दोस्त सिर्फ अपील के जरिए ही चुनौती दे पाएगी। होजू कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं समझ आया, पर लगता है मामला उसके हक में नहीं है। तो होमिन कहती है कि हाँ, इसीलिए उसे तुरंत कोर्ट में जाकर एक तरफा केस के फैसले की तारीख को कैंसिल करने के लिए विनती करनी होगी। फिर होजू पूछती है कि क्या तुम ये काम कर सकती हो? तो होमिन रिप्लाई करती है क्यों नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर ये सुनकर होजू उसका शुक्रिया करती है। होमिन अब कोर्ट जाकर विनती करती है, पर जज साहिबा उसे केवल 7 दिन का ही समय देती है, जो कि बहुत कम था। फिर कोर्ट से आते ही वो सीधे लिजिन के ऑफिस में जाती है और खिलखिलाते हुए हेलो कहती है। ये देखकर लिजिन समझ जाता है कि इसने जरूर फिर से कोई कांड किया है। अब वो पेंटिंग वाले केस की फाइल लिजिन को देती है, और फाइल को पढ़ते ही वो पूरा मामला समझ जाता है और डांटते हुए कहता है कि बिना सीनियर को बताए तुमने ये केस क्यों लिया? तो वो कहती है कि यह बहुत अर्जेंट था, वो मेरी बहन की दोस्त है। फिर लिजिन कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो उससे फीस के बारे में पूछता है, जिस पर वो हिचकिचाते हुए कहती है कि इस केस को प्रो बोनो में नहीं ले सकते क्या? तो लिजिन कहता है कि उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेना होता है, और अप्रूवल मिल भी गया तो क्या, क्योंकि तुम 1 हफ्ते में ट्रायल की तैयारी कैसे करोगी? कभी कोर्ट में खड़ी हुई हो? तो वो कहती है कि पिछली बार कॉन्टैक्ट्स दुर्घटना वाले केस में बोली थी ना मैं। तो लिजिन कहता है अरे वो तो बस 2 लाइनें बोली थी, अगर प्रो बोनो में गए तो उसमें तुम्हारा मेंटर अटर्नी डोयन होगा, और वो तो पहले से ही तुम्हारा खून चूसने का मौका ढूंढता रहता है। फिर बाद में वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन पहले जाकर अटर्नी यून से ये बात करते हैं। फिर यून इस केस की फाइल को पढ़ने के बाद पूछता है कि इसकी सुनवाई कब है? तो लिजिन बताता है कि अगले बुधवार को, और हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ता है, और सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की है। तो यून कहता है नई रिक्रूट होकर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो होमिन सॉरी कहने लगती है। यून कहता है डिफेंस कैसे करना है इसका कुछ सोचा है या नहीं? तो वो कहती है कि नहीं सर, मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है। तभी लिजिन बताता है कि ली एंड सीओ लॉ फर्म इस केस को देख रही है। तो यून होमिन से कहता है कि तुम्हारी इस गड़बड़ी के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केस को प्रो बोनो में कैसे लेना है वो मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम खुद डिफेंस की तैयारी करो और नतीजे की जिम्मेदारी भी खुद लो, अब जा सकती हो। तो होमिन जी सर कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही लिजिन हिचकिचाते हुए कहता है कि इसे ट्रेनिंग के तौर पर मॉक डिफेंस वगैरह की प्रैक्टिस करवाएं क्या, क्योंकि वो प्रो बोनो केस का इंचार्ज अटर्नी डोयन है और वो कोर्ट में होमिन के पास ही बैठेगा। इस बीच अगर होमिन ने जरा सी भी गलती की तो डोयन को उसे बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा। पता नहीं ये लड़की ऐसा क्यों करती है। फिर यून भी थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, तैयारी शुरू करो, और फिर लिजिन तुरंत वहां से निकल जाता है। अब लिजिन मॉक डिफेंस के लिए सबको रेडी करता है और बताता है कि सबको एक एक केस फाइल दी जाएगी, जिसको समझकर अपनी अपनी दलील पेश करनी है, पर यह बिल्कुल किसी टूर्नामेंट की तरह होगा।
तभी यून भी चला आता है और लिजिन कहता है कि चलो हमारे आज के जज साहब भी आ गए। सबसे पहले चोई अपनी दलील पेश करती है और बाद में ओसांग अपनी दलील को सुनाता है। इन दोनों में से ओसांग जीत जाता है। अब बारी आती है हेयोन और होमिन की। तो अब होमिन अपनी दलील बेहतर तरीके से पेश करती है और वो भी जीत जाती है। अब फाइनल राउंड में दोनों को सेम ही केस फाइल दी जाती है जो खुद अटर्नी यून ने लिखी थी। फिर ओसांग अपनी दलील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करता है, लेकिन होमिन केस फाइल को देखकर थोड़ी परेशान थी और अपनी दलील को उतने प्रभाव से नहीं सुना पाती। इसलिए फाइनल राउंड का विनर ओसांग को चुन लिया जाता है। इधर ली एनसीओ में हान अपनी एसोसिएट मिन्सो से कह रहा होता है, तो तुम्हारे हिसाब से यूलिम फर्म ने इस केस को एक फर्स्ट ईयर एसोसिएट के जिम्मे छोड़ दिया है। तो वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि शायद क्लाइंट के पास लॉयर के पैसे नहीं होंगे, इसलिए यूलिम ने इसे फर्स्ट ईयर एसोसिएट की ट्रेनिंग का मौका समझा होगा। ये सुनकर हान कहता है, तो ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से इस केस को तुम संभालो और कच्चा चबा जाओ। तभी मिन्सो बताती है कि एसोसिएट का नाम होमिन है और होमिन का नाम सुनकर हान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पूरी तैयारी रखना, अगर हम कोई गलती नहीं करते तो ये केस हम ही जीतेंगे, पर अगर गलती होती भी है तो भी हमें ही जीतना है। इधर होमिन दिन रात इसी केस पर लगी रहती है। वो अपनी दलील को पेश करने और उसे बेहतर बनाने में जुट जाती है। फिर अगले दिन केस की सुनवाई थी और आज रात वो देर तक इसी केस में उलझी रहती है। तभी वो अटर्नी यून को जाते हुए देखती है और भागते हुए जोर से उसका नाम चिल्लाती है। यून चौंकते हुए कहता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया। तो वो कहती है, अटर्नी यून प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर यून अपने ऑफिस में बैठकर उसकी दलील पढ़ता है और बताता है कि ये अच्छा लिखा है, तुम्हारी दलील साफ और पढ़ने में अच्छी है। होमिन कहती है, मुसीबत यह है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे कोर्ट में पेश कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो यून कहता है, ठीक है, फिर मेरे सामने अपनी दलील पेश करो, मैं यहाँ बैठकर सुनता हूँ। लेकिन अब वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है। तो यून कहता है कि अगर मेरे सामने ही नहीं कर पाई तो कल कोर्ट में कैसे करोगी, चलो अब ट्राई करो। और फिर होमिन अपनी दलील पेश करना शुरू करती है। फिर पूरी बात सुनने के बाद यून कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनी है? तो वो हैरान होते हुए कहती है कि नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? तो यून कहता है कि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो पर बोल नहीं पा रहा। क्या तुम बता सकती हो कि उस दिन तुम टूर्नामेंट में मिस्टर ओसांग से क्यों हार गई थी? और हाँ, डरने की बात नहीं है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम्हें स्टेटमेंट को पढ़कर क्या लगा था? तो वो कहती है कि उसमें सारी लॉजिकल गलतियां थी। तो यून कहता है कि तुमने एकदम सही कहा, वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत था जो तुमने पढ़ते ही तुरंत पहचान लिया, जबकि मिस्टर ओसांग ऐसा नहीं कर पाया। ओसांग ने शायद ये मान लिया था कि स्टेटमेंट मैंने लिखा है तो पूरा डॉक्यूमेंट एकदम सही होगा और इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ दलील पेश कर पाया। पर पता है, मिस्टर ओसांग के कॉन्फिडेंस ने उस गलत दलील को भी काफी लॉजिकल बना दिया और बिल्कुल सही साबित किया। लेकिन होमिन, तुमने ऐसी दलील का बोझ दिल पर ले लिया जिसे तुम खुद सही नहीं मान सकती, इसीलिए ऐसा लगा कि तुम कोई झूठ बोल रही हो, पर किसी को भी उस पर भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम पहले ही मान चुकी हो कि तुम्हारी क्लाइंट ने ही वो नकली पेंटिंग बनाई है। याद रखो, रियो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो यूएस के बड़े स्कूल में पढ़ा है और दुनिया भर में शोहरत हासिल की है, और तुम्हारी क्लाइंट बस एक मामूली शो की आर्टिस्ट है। इसलिए अपनी धारणाओं को मत भूल जाओ और असली मुद्दा देखो। फिर अगले दिन कोर्ट में होमिन के साथ अटर्नी डोयन बैठा होता है। जज साहिबा कहती हैं कि वादी की पेंटिंग फेस्टा और प्रतिवादी की पेंटिंग अमेजमेंट पार्क दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब विवाद का मुद्दा सिर्फ इतना है कि इनमें से कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी कॉपी की गई है। अब सबसे पहले होमिन अपनी दलील में बताती है कि मिस्टर रियो के फेस्टा बनाने से पहले ही मेरी क्लाइंट ने अपनी पेंटिंग लोकल मार्केट में बेच दी थी, पर उसकी ऑपोजिशन वकील मिन्सो इस दलील को खारिज करते हुए बताती है कि प्रतिवादी की आर्ट खरीदने का दावा करने वाली मिस येजिना की गवाही भरोसेमंद नहीं है और इसकी वजह हमने अपने स्टेटमेंट में समझाई है। जज साहिबा कहती हैं, हाँ, क्योंकि लोकल मार्केट से 1 लाख में पेंटिंग खरीदने वाली मिस येजिना का 300 मिलियन में पेंटिंग खरीदने वाली मिस सियोंग के साथ आपसी विवाद है, तो इनमें से किसी की भी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। जज साहिबा होमिन से पूछती हैं, क्या आपके पास इसके अलावा कोई ठोस सबूत है? तो होमिन हाँ में जवाब देते हुए दोनों साइड से पूछताछ करने की मांग करती है। सबसे पहले वो मिस्टर रियो से सवाल करती है कि आर्ट थोड़ा हटके है जो आपके पिछले कामों में नहीं दिखा, तो आपने इस नई टेक्निक को कैसे अंजाम दिया? तो रियो जवाब देता है कि हम आर्टिस्ट की एक खासियत है, हमारी लाइफ में आए बदलाव हमारे काम पर असर डालते हैं।
असल में मेरे फेस्टा बनाने से ठीक पहले मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। अब वो अपनी क्लाइंट मून से पूछती है कि आपने आज तक जो भी पेंटिंग बनाई वो सारी कौन सी टेक्निक से बनाई हैं? तो मून ये वो करते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है और जवाब देती है कि मैंने इसे ही बना दी। वो डर जाती है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती और फिर वो अचानक से खड़ी होकर कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और फिर मम्मा मम्मा करते हुए जाकर अपनी माँ के गले से लग जाती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। इस बीच डोयन कहता है कि भरी अदालत में नाक कटाकर रख दी इसने। वहीं हान मुस्कुराते हुए कहता है केस तो यहीं पर खत्म हो गया। वहीं होमिन शौक के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी जज साहिबा कहती है कि गवाह जवाब देने की हालत में नहीं है तो हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इधर ब्रेक में क्लाइंट की मां बताती है कि मून मानसिक रूप से कमजोर है। उम्र में भले ही वो 21 की है पर दिमाग से अभी भी 13 साल की है। ये सुनकर होमिन दंग रह जाती है और पूछती है आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो लेडी कहती है क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुनिया के सामने अपाहिज करार नहीं देना चाहती। और फिर वो इस केस को यहीं पर खत्म कर देने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अब और नहीं झेल पाएगी। लेकिन होमिन कहती है अगर केस बंद किया तो वो लोग जीत जाएंगे और हर जाना देना होगा। तो ये सुनकर उसकी माँ केस को आगे बढ़ाने के लिए मान जाती है पर रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी अपाहिज है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब डोयन ताने मारते हुए कहता है तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? अपनी क्लाइंट दिमागी रूप से बीमार है और तुमने उसे कटघरे में उतार दिया। तभी यून कहता है बस तुम बाहर जाओ। डोयन कहता है मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं इसका प्रो बोनो इंचार्ज हूं। पर यून कहता है ये मेरी एसोसिएट है तो इसका इंचार्ज मैं हूं। जिस पर डोयन कहता है यार एक तो तुम लोगों की यारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, पता नहीं काम कैसे करोगे। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर उसके जाते ही होमिन माफी मांगती है और बताती है कि उसे पता ही नहीं था। जब उसकी मीटिंग हुई तो मिस मून की माँ ही उससे मिलने आई थी और जिसने उसके पास केस भेजा वो सुन नहीं सकती, तो शायद उसे भी मून की दिमागी हालत के बारे में पता नहीं था। यून कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, अब बुलाएंगे तो कह देना कि सेहत की वजह से जवाब देने में तकलीफ हो सकती है। वहीं इधर हान को भी पता चल जाता है कि मून दिमागी रूप से कमजोर है और कहता है कि ये अच्छी खबर है, अब तो हमें उसे गवाही के लिए कटघरे में लेकर आना ही होगा। अब कोर्ट में होमिन बताती है कि हमारे क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है तो पूछताछ में मुश्किल हो सकती है। पर तभी मिन्सो कहती है कि केस को आगे बढ़ाने के लिए मिस मून से पूछताछ करना पड़ेगा। जज साहिबा कहती हैं कि प्रतिवादी कोर्ट में मौजूद है तो पूछताछ जारी रखना ठीक होगा। अगर इस दौरान गवाह की तबीयत खराब हुई तो अदालत खुद इस कार्यवाही को यहीं पर रोक देगी। अब ये सुनकर मिन्सो को मौका मिल जाता है। वो मून से उल्टे सीधे सवाल करती है और मून घबराकर कहती है मुझे घर जाना है। तो मिन्सो चिल्लाते हुए कहती है पहले सवाल का जवाब दो कि तुमने आर्ट की नकल करी थी या नहीं। तो मून घबराहट में हाँ में जवाब दे देती है। अब ये सुनकर होमिन का दिमाग चकरा जाता है और वो खुद मून पर विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसे यून की बातें याद आती हैं कि अपनी धारणाओं को भूल जाओ और असली मुद्दे पर ध्यान दो। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए जज साहिबा से एक छोटा सा ब्रेक लेती है। फिर कोर्ट रूम से बाहर आते ही डोयन कहता है तुम मान क्यों नहीं जाती कि उसने नकल की है? तो होमिन कहती है कि वो मेरी क्लाइंट है, मैं उसे देख लूंगी। ये सुनते ही वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये देखते ही यून का पारा चढ़ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब होमिन जाकर मून को किसी बच्चे की तरह समझाती है कि मैं तुम्हारी वकील हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर मून उसे कुछ बताती है और होमिन उसकी माँ से भी कुछ बातें करती है। अब वो कटघरे में रियो को बुलाकर सवाल करती है कि आपकी मीटिंग में कोई छुपी हुई तस्वीर या फिर कोई सिग्नेचर है क्या? रियो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मैंने कुछ आतिशबाजी देखी थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फेस्टा बनाया था। होमिन जज साहिबा से रियो की बात को नोट करने के लिए कहती है। अब वो कटघरे में मून को बुलाती है और पूछती है कि वो पेंटिंग किस बारे में है। तो मून बताती है कि वो मेरे पापा का चेहरा है। होमिन कहती है कि तुम्हें अपने पापा का चेहरा याद है? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे पास उनकी एक फोटो है और एक जली कटी फोटो निकालकर वो दे देती है। होमिन उस फोटो को सबूत के तौर पर पेश करती है और मून से कहती है कि मुझे तो इस पेंटिंग में तुम्हारे पापा का चेहरा दिखाई नहीं दिया। मून कहती है कि मुझे लगा पापा की फोटो बनाने से माँ दुखी हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया। होमिन कहती है पर हम इसे कैसे देखें? तो वो कहती है कि अंधेरा करके पेंटिंग पर लाइट मारने से दिख जाएगी। अब कोर्ट में अंधेरा करके होमिन एक टॉर्च से पेंटिंग पर लाइट मारती है और सच में उसमें पापा की तस्वीर दिखती है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं।
वहीं मून के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और अब दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। होमिन ने जब मून से बातें की तो उसने अपना एक सीक्रेट बताया जो आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताया था, और वो सीक्रेट यही था कि उसकी हर आर्ट में वो अपने पापा की तस्वीर बनाती है। दरअसल मून एक स्पेशल चाइल्ड है। जैसे कि एक आम इंसान आमतौर पर 10 लाख रंग देख सकता है, तो मून 100 मिलियन से भी ज्यादा रंगों को देख सकती है और उसमें कलर्स की पूरी समझ है। मून जब 12 साल की थी तो उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। उसके बाद जब कभी वो उनका नाम लेती थी तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती थी। मून अपने पिता से बहुत प्यार करती है और अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उसने अपनी पेंटिंग्स में पिता की तस्वीरें बनाना शुरू किया जो किसी खास तरह की लाइटिंग में ही दिखाई देती है। फिर होमिन ने पूरी बात उसकी माँ को बताई और पेंटिंग में लाइट मारकर उसके पापा की फोटो भी दिखाई। ये देखते ही उसकी माँ ने मून से माफी मांगी और कहा कि पापा की तस्वीर कैसे बनाई ये सबको बता दो। अब कोर्ट में रियो, जिसे अपनी ओरिजिनल फेस्टा बता रहा था, उस पर भी टॉर्च से लाइट मारकर देखा जाता है और मून के पिता की तस्वीर दिखाई पड़ती है और पता चलता है कि रियो ने कॉपी नहीं बनाई थी बल्कि पूरी आर्ट ही मून की थी। रियो अपना गुनाह कबूल करता है और मून से कहता है कि तेरा ये आर्ट तुझे पता नहीं कितना शानदार है और अब तेरे जैसी अनाड़ी रातों रात स्टार बनने वाली है। मैंने अपनी एड़ियां घिस दी और ना जाने कितने दरवाजे खटखटाए, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचा हूं और तुझे सब कुछ ऐसे ही मिल गया। होमिन कहती है, नकल करना दरअसल तारीफ कहलाता है। तुम जैसे लोग अपने जैसे लोगों से जलते हो, तारीफ करते हो पर असल में इज्जत नहीं करते। आर्ट का जरा भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। और इस तरह से वो केस जीत जाती है। कोर्ट रूम से बाहर आते ही उसके दोस्त और वो काफी खुश होते हैं। यून भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो देखता है कि होमिन के बैग से की चेन गिर गई है। वो उसे उठाकर होमिन को आवाज लगाता है, पर जब वो नहीं सुनती तो जोर से कहता है, अटर्नी कांग होमिन। और ये सुनते ही वो दंग रह जाती है, क्योंकि यून कभी किसी को अटर्नी कहकर नहीं बुलाता। वो ऐसा तभी करता है जब सामने वाला इसके लायक हो। यून कहता है, ये तुम्हारा की चेन गिर गया था, और सबसे ऑफिस में मिलने की बात बोलकर चला जाता है। उसके बाद बाकी सब लोग भी हैरान थे कि होमिन को यून ने अटर्नी कहकर बुलाया। हेओन कहता है, आज की पार्टी तुम्हें देनी होगी। फिर शाम को होमिन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो रात को भी बिना मतलब के जोर जोर से हंसती है। तभी उसके पास होजू का टेक्स्ट आता है जो उसे थैंक यू बोल रही थी मून के केस के लिए। फिर होजू पूछती है, तुम्हारे पास मासी की कोई डिसेंट फोटो है क्या? तो होमिन कहती है, क्या तुम्हें माँ की याद आती है? तो होजू कहती है, हाँ, आखिर वो मेरी असली माँ है। तो होमिन कहती है कि फिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आती? तो वो बताती है कि उसकी हालत भी बिल्कुल मून के जैसी है। अगर मासी से मिलने आई तो शायद उसके मॉम डैड बुरा मान जाएंगे। ये कहकर होमिन दुखी हो जाती है। अगले दिन यूलिम के सभी एम्प्लॉयज को किसी अनाउंसमेंट के लिए बुलाया जाता है। फिर थोड़ी देर में मिस्टर को स्टेज पर आकर बताते हैं कि वो आज से रिटायर होकर एडवाइजरी पद को संभालेंगे और उनकी जगह पर जो अगले मैनेजिंग पार्टनर होंगी वो होंगी नायन। और ये सुनते ही होमिन कहती है, इनका तो नाम ही काफी है। अब अटर्नी नायन स्टेज पर आती हैं, जिन्हें देखकर यून काफी खुश दिख रहा था, क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। असल में उसी ने मिस्टर को उनका नाम बताया था जब मिस्टर को ने यून को मीटिंग में बुलाया था। और ये वही नायन थी जिनको कोटे सॉप ने किसी छोटी कंपनी में एसोसिएट बना दिया था। अब नायन यून की तरफ देखती हैं, जैसे वो उसे आंखों ही आंखों में थैंक यू बोल रही हों। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले और भी शानदार एपिसोड के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।